Okay, students, so welcome to the session. Let's continue our discussion on the mole concept. अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर लिए हैं, उनसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए, अल्टीमेटली ग्राम एटॉमिक मास, बेसिक मोल के क्वेश्चन, एसटीपी एनटीपी कंडीशन, ये सब हो गया था. और अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला भी डिस्कस हो गया है. इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया था. एंड देन फाइनली जो अपने को डिस्कस करना है, डेट इज़ द स्टोइकोमेट्री. ठीक है ना. तो स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो कि मोल का है. और जब तक मोल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया और अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है, अगर वो फार्मूलाज वगैरह आपको पता नहीं है तो फिर स्टोइकोमेट्री नहीं देख सकते. तो इसलिए इससे पहले बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका आपका कवर होना ज़रूरी है. मोल के अंदर जो भी टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किया वो सब कवर अप होना ज़रूरी है. चलो अब देखते हैं स्टोइकोमेट्री क्या है. मोल का आइडिया अपने को लग गया. स्टोइकोमेट्री का ऑलरेडी वी हैव यूज्ड वन ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला इज बेस्ड ऑन द नथिंग बट द स्टोइकोमेट्री. सिर्फ डिफरेंस क्या आने जा रहा है वो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे. देखिए होता क्या है, अगर हम लोग स्टोइकोमेट्री की बात करें तो अभी ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से, पहले उसको समझते हैं. वी ऑल आर अवेयर कि अगर हम लोग लेट से कि कार्बन डाइऑक्साइड या इवन चलो अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया मतलब कि NH3 की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं. अब आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मास रेशियो आप बताओ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग मोल में एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, है ना. तो मास का फिक्स्ड रेशियो हमेशा कंबाइंड होगा. तो NH3 को अगर एलिमेंट्री लेवल पे लेके जाएं तो इसका एलिमेंट कौन इन्वॉल्व हो रहा है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है. नाइट्रोजन यहाँ पे 714 है और हाइड्रोजन 11 है. नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स, एक ही है तो 14 इंटू 1 कर दिया, और हाइड्रोजन के 3 है तो 1 इंटू 3 कर दिया. इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि 14:3 का मामला है. तो क्या इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ से, ये अपने को ये बता रहा है कि अगर आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो अमोनिया मिलेगा. ये तो बात सही है, अमोनिया तभी मिलेगा जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे. लेकिन सिर्फ अमोनिया के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेरियस रिएक्शंस हैं जहाँ पे कि अमोनिया मिलेगा. आई एम सेइंग कि जब एलिमेंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए. इससे क्या पता चला अपने को, इससे ये आइडिया लगा कि अगर 14 ग्राम आप नाइट्रोजन को इन्वॉल्व कराते हो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 17 ग्राम अमोनिया. और ये रेशियो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेज के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं. तो अब इसको और सॉर्ट कर सकते हैं क्या, इस रेशियो को नहीं कर सकते. ये हमारा इंटीजर के फॉर्म में आ गया. हाँ, वैल्यूज में आप चेंज करो तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं अपन ने इसको हाफ कर दिया कि 7 ग्राम, तो ऑटोमेटिकली इसको 1.5 ग्राम करना ही पड़ेगा. और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8.5 ग्राम आ गया. मतलब ये रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है. तो अब अगर मान लो अमोनिया का क्वेश्चन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आया, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. क्वेश्चन पूछ रहा है कि 34 ग्राम अमोनिया को बनाने के लिए आप कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कराएंगे. तो ऑब्वियसली इसको आपने कितने टाइम्स बढ़ाया स्टूडेंट, 2 टाइम्स बढ़ाया, डबल किया. तो जब इसको डबल किया है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 6 ग्राम, और इसको भी डबल करना पड़ेगा 28 ग्राम. आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी यूनिटरी मेथड वगैरह लगा के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो एक तो ये तरीका हो गया अपने पास. अब थोड़ी देर के लिए इसी को एक दूसरे वे में अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, या आपको मैं एक अलग लेवल पे इसको लेके चलता हूँ. मान लो ये 28 ग्राम है, इस 28 ग्राम को क्या मोल में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 28 को N2 के मास से डिवाइड करना है. और N2 का मास कितना, N का 14, तो N2 का कितना हो जाएगा 28. तो 28/28 कर दिया. आप ध्यान देते रहना इस पर. अच्छा, अगर हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन के केस में कितना है, ये 6 है. 28 वाला अगर पकड़े हो तो फिर पूरा यही रेंज लेके चलो, या तो 7 पे आ जाओ नहीं तो 14 पे आ जाओ, कोई एक सीरीज को पकड़ना पड़ेगा. 6 पे आ गए, तो 6 पे आ गए, H2 के लिए मास कितना 2 हो गया. और अगर NH3 की बात करें 34 ग्राम जो आया, तो यहाँ पे 34/NH3 का मॉलिकुलर मास 17 आता है, आप देख सकते हो. अल्टीमेटली बताइए इस वाले केस में अगर हम लोग बात करें
N2 प्लस H2 से अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ग्राम क्वांटिटी या तो आप लिख दो 28 ग्राम, हाइड्रोजन आप लिख दो 6 ग्राम और अमोनिया लिख दो 34 ग्राम। और क्या बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मोल क्या होगा, 28/28 तो कितने मोल आया, 1 मोल आया, है ना। 6 बाई अगर बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में तो कितना मोल आया, 3 मोल आया। और यहाँ 34/17 कितने मोल आ गए, 34/17 आ गया अपने पास 2 मोल। क्या यही है ना। तो मोलर रेशियो ये रहा, ध्यान दीजिएंगे। मोलर रेशियो क्या आया, 1:3:2। ऑब्वियस ही बात है, द मास रेशियो विल बी डिफरेंट एंड द मोलर रेशियो विल बी डिफरेंट। तो मास रेशियो क्या है वो तो दिख ही गया लॉ के अकॉर्डिंग, बाकी मोल का रेशियो हमारे सामने ये रहा 1:3:2। ठीक है। अब स्टूडेंट आपको अगर मैं बोलता हूँ कि इस पार्टिकुलर रिएक्शन N2 प्लस H2 से NH3 को आप बैलेंस करके दिखाओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये केमिकल इक्वेशन है एंड केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड और द अनबैलेंस्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं दे आर नॉट बैलेंस। अब अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं। बहुत बड़ा इक्वेशन तो है नहीं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड 2 3 जा 6 हाइड्रोजन एंड देन 1 नाइट्रोजन। यहाँ पे 1 नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा। अब आप एक बात बताओ, अभी क्या रेशियो आया बैलेंस करने के बाद, 1:3:2 और ऊपर में क्या रेशियो आया था, मोल। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्टीमेटली अपने पास ये कंक्लूजन आया। मैं अगर एलिमेंट्री लेवल से हटके किसी और, यहाँ एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड दे रहा है, बट ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार एलिमेंट्स कंबाइन होके ही कंपाउंड देगा। कभी आपको कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू द अनदर कंपाउंड, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ तो HCl प्लस NaOH से क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, ये बना कि नहीं बना। अब इस वाले केस में क्या आप एलिमेंट्री रिएक्शंस को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पे एलिमेंटल लेवल पे चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, यहाँ पे तो कंपाउंड लेवल पे चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। कंपाउंड A व्हेन कंबाइंस विद कंपाउंड B इट इज गोइंग टू गिव यू कंपाउंड C एंड कंपाउंड D। वाइल अगर इस वाले केस में बात करें, अभी तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो इसी कंपाउंड के एलिमेंट से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में ये फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए, फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये जो नंबर अपन लगाते हैं इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोलर रेशियो। सो फॉर एनी गिवन केमिकल इक्वेशन, irrespective of the nature, whether it is formed due to the combination of various compounds or whether it is formed due to the combination of various elements, each and every time one thing will be followed, and that is कि the stoichiometric coefficients, ये stoichiometric coefficients है ना, stoichiometric coefficients of any given इक्वेशन विल ऑलवेज प्रोवाइड यू द मोलर रेशियो। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपन लगाते हैं वो हमें मोल का रेशियो दे देता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे पे मैं लेके चल रहा हूँ, अब जरा देखेंगे। इसका मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि C प्लस O2 से क्या बना दिया, CO2 बना दिया। इसके अलावा अगर अपन सेकेंड एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया कि जैसे आपने H2 लिया, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराया और ये क्या बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन थर्ड एग्जाम्पल लें, थर्ड एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा अल्टीमेटली कि इस जगह पे अगर हम लोग चाहें तो वी हैव द इक्वेशन कॉल्ड CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड इट इज इट डिकम्पोज्ड इनटू CaO प्लस CO2। अब इन तीनों इक्वेशंस को 1 by 1 अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर C प्लस O2 से CO2 यहाँ पे दे रखा है, यू कैन सी डैट द गिवन पार्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो जब ये बैलेंस है तो मेरे को अलग से कोई कोफिशिएंट लगाने का ज़रूरत नहीं है, और जब अलग से कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया तो ये 1 1 और 1 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन combines with 1 mole of oxygen, it is going to give what, 1 mole of carbon dioxide, ठीक है ना। तो मोलर रेशियो जो आया अपने पास वो क्या है, वो अल्टीमेटली है कि जो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है उस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो जो मोल का रेशियो है वही उसके कोफिशिएंट्स को शो करेगा, या जो उसका कोफिशिएंट है वही उसके मोल को शो करेगा। सो अल्टीमेटली वी कैन से डैट अगर इस मोल को मैं ग्राम में लेके जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन व्हेन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम डैट, अब आप मोल में कुछ चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो चेंज होगा कि अगर ये 2 मोल बनाना है तो इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा, इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा। ग्राम में अगर चेंज करो तो उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। लेट से किसी ने कहा कि ये 22 ग्राम चाहिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार 44 ग्राम ही बनाना है, 22 ग्राम चाहिए, तो 22 ग्राम के हिसाब से दिस विल बी 16 ग्राम एंड दिस विल बी 6 ग्राम, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब ये बात आ गई सामने कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, आप उसके कोफिशिएंट्स को क्या करें, उसके कोफिशिएंट्स को लेकर के ग्राम पे पहुंच सकते हैं। कोफिशिएंट्स को लेकर के अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी पहुंच सकते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे भी पहुंच सकते हैं। कार्बन के कितने मोल, 1 मोल, यानी कि Na एटम्स इन्वॉल्व होगा कार्बन का, फिर Na मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा ऑक्सीजन का, और Na मॉलिक्यूल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सो स्टोइकोमेट्री अपने आप में जो डेटा आपको ला के दे रहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रियल है, कहीं से ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्योर फॉर्म में हैं, और अगर वो प्योर फॉर्म में है तो इसको उसको लैब में फॉलो करना होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर अपन बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं दूसरा ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है चलो यार। अब देखो H2 + O2 से H2O इक्वेशन आया, इक्वेशन जैसे ही आया सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू डू व्हाट, कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। दिख गया कि बैलेंस्ड नहीं है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस्ड करिए। बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ पे 2 लगाया और इस जगह पे भी 2 लगा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया आपके हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। कोफिशिएंट्स क्या आया, 2:1:2, ये आ गया। अब मोल का जो रेशियो है, मोल का रेशियो क्या आया, 2:1:2, ये मोल का रेशियो आया। अगर मोल का रेशियो अपने को पता चल गया तो इससे कहाँ पहुँच सकते हैं, ग्राम पे। तो ग्राम पे जैसे ही गए तो H2 इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना इन्वॉल्व कराना पड़ेगा ग्राम में, देखिए O2 इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब 32 ग्राम इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। 1 मोल है ना, तो 1 × 32, और यहाँ 2 मोल आया, मतलब कि 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम। तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग फॉलोड। बट द पॉइंट इज दैट कि दीज लॉज, स्पेशली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो सिर्फ एलिमेंट्स के रेशियो को इंडिकेट करता है। तो ये 2 टाइप के जो इक्वेशंस हैं, अगर इसमें आपको मास रेशियो ध्यान में है तो भी कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस का, लिटरली ऐसा इक्वेशन दिया तो ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो क्या ये भी हमारे स्टोइकोमेट्री के रूल को फॉलो करेगा, आंसर है यस। ये भी वही रूल को फॉलो करेगा कि द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल ऑलवेज प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड और द मोलर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो ऑब्वियसली इन दोनों से डिफरेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है, इनसे डिफरेंट लग रहा है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्रेक कर रहा है CaO और CO2 में, तो क्या बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, स्टोइकोमेट्री 1, 1 और 1 आया, ये हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे दिया। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं मोल के बारे में, मोल के बाद अपन लिख लेंगे ग्राम के बारे में, ग्राम के बाद अपन लिख लेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, उससे रिलेट करते चले जाओ ना। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर के बारे में एट STP कंडीशन, ये भी लिख सकते हैं, है ना। इतना इन्फॉर्मेशन तो अपने को पहले से पता है। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोलर रेशियो पे आप पहुंच चुके हैं तो उससे क्या होगा, अब हम लोगों को ईजी हो जाएगा मोल के लिए। कितने मोल, 1 मोल। जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो यू आर गोइंग टू गेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ग्राम क्वांटिटी, ग्राम क्वांटिटी 1 मोल CaCO3 का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि CaCO3 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 100, तो 1 मोल मतलब 100 ग्राम। CaO की बात करें तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 56 ग्राम, और CO2 की बात करें तो ये कितना इन्वॉल्व हो गया, 44 ग्राम, ठीक है ना, ये हो गया। अब जरा आप देखिए इसको कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। 100 ग्राम ब्रेक डाउन हुआ तो 56 ग्राम एंड 44 ग्राम दे दिया। तो मोल से कहाँ पहुँच गए, मास पे, और मोल से और कहाँ पहुँचा जा सकता है, क्वांटिटीज़ पे। तो क्वांटिटीज़ की बात करें तो मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स ही हैं, एटम होता तो एटम लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस जगह पे Na मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे भी Na मॉलिक्यूल्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर है।
अब वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि वॉल्यूम इन लीटर इन एसटीपी कितना आएगा, है ना। तो एसटीपी कंडीशन पे थोड़ा रिकॉल करा दूं अगर मैं आपको, तो 1 मोल किसी भी गैस का, माइंड इट, 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। बट इसमें अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में। इसका मतलब वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, हम लोग यहाँ वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे, मोल यूज कर सकते हैं या ग्राम यूज कर सकते हैं। इस जगह पे भी मोल या फिर ग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा था, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या हो गया एसटीपी पे, 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिर्फ हमने क्यों बोला, क्योंकि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में जो होगा उसी के लिए वॉल्यूम अपन डिफाइन करते आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो गैसियस फेज में होगा अपन सिर्फ उसके लिए ही वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन करेंगे। अब आप एक बार जरा सोचो, 1 मोल के हिसाब से 22.4 लीटर, अगर इसको मैं 2 कर दूं तो ये 44.8 लीटर हो जाएगा। अगर मैं ग्राम को लेके चलूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ तो कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 22.4 लीटर। वाई? बिकॉज 100 ग्राम इंडिकेट्स 1 मोल, है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 100 ग्राम को 200 ग्राम करता हूँ तो क्या इसको भी डबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम लोग कि 22.4 लीटर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। नहीं, आप मोल यूज कर लो या फिर ग्राम यूज कर लो। यहाँ पे भी आप मोल यूज कर लो या फिर ग्राम यूज कर लो, और यहाँ 22.4 लीटर आ गया। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसी एक का इन्फॉर्मेशन देगा और किसी एक के बारे में पूछेगा। और एक का इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता है, मोल दे सकता है, मोल पूछ सकता है, ग्राम दे सकता है, ग्राम पूछ सकता है, वॉल्यूम इन लीटर दे सकता है गैसियस कंपोनेंट का और वॉल्यूम इन लीटर पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे सकता है और नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली सबको मिक्स करके भी पूछ सकता है कि मोल दे दिया, ग्राम पूछ लिया, नंबर ऑफ लेट्स से मॉलिक्यूल्स दे दिया और आपसे ग्राम पूछ दिया। ऐसे चीज़ें अपने को देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है। लेट्स सिंपली अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री के होंगे उनको सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ देखो, आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है by the thermal decomposition of 5 mole of calcium carbonate at STP, 5 mole of calcium carbonate at STP। तो सीधी सी बात है, क्या वॉल्यूम वो CO2 का पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं, और वो इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि वो गैसियस कंपोनेंट है। अब आपको कभी भी जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है और गिवन कंडीशन क्या है। पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड और इक्वेशन का कुछ ना कुछ कंडीशन तो देगा। उसने बोला है 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करिए। चलिए ठीक है, कितने को ब्रेक करना है वो बाद में देखेंगे, पहले क्या करना है, CaCO3 को सबसे पहले तो तोड़ दिया CaO + CO2 में। बेसिक रिएक्शन है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं भी देता है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये हो जाएगा। जनरली अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन रहेगा तो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन भी लिटरली दे देगा और इक्वेशन का यूज आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे मोलर रेशियो कितना आ गया, 1 1 एंड 1। अब ये कितना दे दिया इसने, 5 मोल दे दिया। जब ये 5 मोल दे दिया तो क्या ये भी 5 मोल होगा कि नहीं होगा, और क्या ये भी 5 मोल होगा या नहीं होगा। मोलर रेशियो से तो ये आइडिया लगा अपने को। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ CaCO2, ठीक है। ये अगर 5 मोल है स्टूडेंट तो ये तो सॉलिड है, इसके लिए वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सॉलिड है, क्या वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए क्या गैसियस फेज में वॉल्यूम इन लीटर को डिफाइन कर सकते हैं क्या, आंसर है यस, वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन कर सकते हैं। और वॉल्यूम इन लीटर डिफाइन अपन कर रहे हैं, इधर ग्राम देगा तब भी कर लेंगे, मोल देगा तब भी कर लेंगे। तो इसने मोल दिया। अब आप सोचो, अगर 1 मोल होता
तो 1 मोल CO2 निकलता, 5 मोल है तो 5 मोल CO2 निकलता। अब 5 मोल अगर CO2 है तो STP कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर एट STP कंडीशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन भी आपको इसी फॉर्मेट में दे दिया है। तो 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल बी डिकम्पोज्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकेंड बोल रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ CaO ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। अब आप खुद सोचो, क्या वापस से वही इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इक्वेशन आ रहा है कि आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको ब्रेक किया तो CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो गया, सही है। अब स्टोइकोमेट्री क्या है, 1 1 एंड 1। अगर ये स्टोइकोमेट्री है तो हम लोग बोल सकते हैं, इनके मोल के बारे में तो आइडिया लग ही जाएगा, लेकिन अब मोल छोड़ो, ग्राम पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि इसने मास पूछा हुआ है और दिया भी मास है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग मास को ही रिलेट कर लें। और नहीं तो दूसरा ये तरीका है कि आप मोल से मास पे और फिर मास से फिर मोल पे चले जाओ, ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो देखिए मोल 111 है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और एक बात और ध्यान रख लो स्टूडेंट्स कि जिन दो एंटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए उसने बोला है, मेरे हिसाब से अगर हम लोग सिर्फ उन्हीं दोनों को लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसने दिया किसको है, मास ऑफ CaO निकालना है और उसके बदले 5 ग्राम ऑफ CaCO3 दिया है। तो मैं CO2 पे क्यों जाऊँ फालतू में, मेरा काम सिर्फ इन्हीं दोनों को कंपेयर करने से हो जाएगा, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मोल का मतलब 100 ग्राम, 1 मोल का मतलब 56 ग्राम। 56 ग्राम कैसा आया ये आप समझ रहे हो ना आप लोग, 56 इसका मोलिकुलर मास है। तो 100 से 56 तो लिखेंगे कि भाई जब 100 ग्राम से CaO 56 ग्राम मिल पा रहा है तो अपने को तो 5 ग्राम दिया, तो 5 ग्राम से कितना हो जाएगा 56/100 इंटू 5, है ना। ये 20 टाइम्स गया, मतलब कि ये 2 मान लो 5.6 से, तो 5.6 का हाफ करेंगे तो 2.8 ग्राम विल बी द राइट आंसर। 2.8 ग्राम इसका आंसर आएगा। कि अगर आपने 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लैब में लेके जाओगे तो डेफिनेटली 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको लैब में कितना दे देगा, 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा। यहाँ पूछा नहीं है बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, अगर यहीं पे वो पूछ देता कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मास होगा, फिर से स्टोइकोमेट्री को कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हैं कि अगर वो 5 ग्राम टूटा है तो टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो 5 ग्राम बनेगा, तो 5 में 2.8 ये रह गया और फिर 2.2 ये हो गया, है ना। तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा। अगर ऐसा पूछता तो अपन बता सकते थे, फिलहाल अभी तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद, थर्ड ही था ना जी, हाँ, थर्ड बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन कराना है। फिर से इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन दे देता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, बैलेंस करो आगे बढ़ जाओ। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, 50% टाइम वो इक्वेशन देगा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, 50% टाइम नहीं देगा। स्पेशली हाइड्रोकार्बन के जो कंबशंस हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, पॉपुलर रिएक्शंस ध्यान में होने चाहिए। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन वो नहीं देने वाला, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन वो नहीं देने वाला। इन द सेम वे अगर हम लोग कंबशन ऑफ मीथेन की बात करें या किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बात करें, तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन के लिए रूल हमेशा याद रखो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, इसको जब भी कंबशन कराएंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, दैट्स ऑल। इतने ही पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन को जब भी आप कंबशन कराएंगे तो आपको यही मिलने वाला है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान क्या रखना है कि कभी भी जब ऐसे इक्वेशंस को आप बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करिए और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। इस वे में अगर आप बैलेंस करेंगे कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। तो अभी क्या दिया इसने, मीथेन का कंबशन, हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, मीथेन का कंबशन देगा। तो मीथेन का कंबशन देने के बाद ये मिला CO2 प्लस H2O। मैंने क्या बोला हुआ है आपको, मैंने बोला है कि बैलेंस करने के लिए कार्बन देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। तो कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2 लगा दिया, ऑक्सीजन कितने होगा 2 2 4 तो यहाँ 2 लगा दिया। कोफिशिएंट्स क्या है 1 2 1 2, ये आ गया।
तो इसका मतलब जो मोल है हमारे पास, इसका 1 मोल जब पार्टिसिपेट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और 2 मोल वाटर इन्वॉल्व होता है। अब आपसे जो पूछा है जिन दो कंपोनेंट्स का कंपेयर करना है, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए और आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए इन्होंने बोला क्या, वाटर का अमाउंट बताओ, अमाउंट ऑफ वाटर, और अमाउंट ऑफ वाटर ये ग्राम में बोल रहा है निकालने के लिए। अगर 16 ग्राम मीथेन बर्न हुआ है तो मोल से अब हम लोग ग्राम पे आ जाते हैं। ग्राम पे आए तो ये कितना हो गया, CH4 का 16 ग्राम ही हुआ। और वाटर के लिए डायरेक्ट लिख लो 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना हो गया, 2 × 18, 18 मतलब 36 ग्राम। ये रिलेशन मिल गया यहाँ पे कि इधर 16 तो उधर 36। और उसने पूछा क्या था, 16 ग्राम मीथेन को जलाओ, तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने पे 36 ग्राम ही मिलेगा। लिटरली यही मेन स्टोइकोमेट्री को ही फॉलो कर लिया इसने, मतलब अपने को कोई मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहीं पे मैं समझा देता हूँ, अगर मान लो ये 36 ग्राम की जगह पूछ लेता है ऐसा कि 18 ग्राम वाटर अगर बनाना है तो ये कितना चाहिए, तो आंसर क्या देते अपन कि 8 ग्राम चाहिए। लेट्स से वो बोलता कि मैं आपको सिर्फ 4 ग्राम दे रहा हूँ, क्या ये मीथेन, तो 4 ग्राम मीथेन अगर दे रहा हूँ तो आप कितना वाटर बना पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, 4 ग्राम से कितना बना पाते, 16 से 36 बना पा रहे हैं ना, तो 4 से कितना बनाते, 1/4 कर दीजिए तो सीधा 9 ग्राम बना पाते। वो किन्हीं, ये जो 4 कंपोनेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 एंटिटीज जो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें किसी को भी कंपैरिजन करने को बोल सकता है वो। एज फॉर एग्जांपल मान लो वो बोल देता कि कार्बन मुझे 11 ग्राम बनाना है, कार्बन 11 ग्राम बनाना है, तो CH4, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो दे ही दिया, ये तीनों के वैल्यूज आप बताइए, है ना। थोड़ा सा ट्राई कर लो आप खुद से, थोड़ा सा खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ अभी आपको। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना चाहिए। अब देखिए 11 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना चाहिए, इसका मतलब कितना मोल कार्बन है, ये कितना मोल कार्बन हो गया, हाफ 1/4 मोल, क्योंकि CO2 के लिए मास कितना होता है 44 से सीधा 11 कर दिया, यानी 1/4 किया है। तो 1/4 सबको 1/4 कर लो, सबको 1/4 करोगे तो 36 से कितना आ जाएगा 9 ग्राम। इधर अगर अपन बात करें ऑक्सीजन का 2 मोल था, 2 मोल के लिए मास कितना निकालते हैं 32 का सीधा 1/4 करिए तो 8 ग्राम। और इधर मीथेन का अगर 1/4 करेंगे तो 4 ग्राम, है ना। मीथेन का अगर 1/4 करेंगे तो 4 ग्राम, ठीक है। 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 64 का 1/4 किया तो 16 आएगा ना जी, 16 ग्राम। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, 20 ग्राम रिएक्टेंट एंड 20 ग्राम प्रोडक्ट। तो किन्हीं का कंपैरिजन पूछ सकता है, एक से ज़्यादा अमाउंट भी वो दे सकता है, वो आप थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसमें स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन करिए, सभी इजी है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अपने को बोला है क्या कि अगर CaO, वेट बताइए CaO का, अगर 200 kg ऑफ प्योर लाइमस्टोन को आपने हीट करा है। देखिए कभी कभी वो इम्प्योरिटी वाली बात को उसमें इन्वॉल्व कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि जितने भी रिएक्शंस आपके चल रहे हैं लैब में भी वो वही रिजल्ट देगा, लेकिन सही बात है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे लैब करने तो होगा क्या, जो कंपोनेंट्स आपके पास मिलता है, खास करके जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्योर होता है। तो इम्प्योरिटी के बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन अपन ने देखा कि अपने को 16 ग्राम मीथेन को बर्न करके 36 ग्राम मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए जो मीथेन आपने लाया वो कहने को 16 ग्राम है बट उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है, तो 16 ग्राम एक्चुअल मीथेन मिलेगा तभी आपको 36 ग्राम वाटर मिलेगा। अगर उसमें थोड़ा कंटामिनेशन है, थोड़ी इम्प्योरिटी है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये जो अमाउंट है ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा। तो आपको ऐसे केस में 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, बोलेगा 16 ग्राम मीथेन जलाया लेकिन अपने को 30 ग्राम वाटर मिला, दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि अच्छा जितना बनना चाहिए था उससे कम बना है। और अगर उससे कम बना है इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेशन है कि जो आप मीथेन 16 ग्राम बोल रहे हो वो एक्चुअल में 16 ग्राम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा कि 30 ग्राम फॉर्म करने के लिए मीथेन एक्चुअल में चाहिए कितना, और फिर वहाँ से कंपैरिजन करेंगे कि कितना प्योरिटी या इम्प्योरिटी उसके अंदर है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको कि 95% ही प्योर है वो लाइमस्टोन, कहने को 200 ग्राम है बट 95% ही प्योर है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ CaO + CO2, सही है ना।
आप देखते आ रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट्स है ये 1 1 एंड 1 है ना, ये 1 1 मोल है। अब अगर ये 1 है तो इस जगह से अपने को मोल का आइडिया लगा, मोल पता चला कि इसका भी 1 मोल लीजिए, इसका भी 1 मोल लीजिए, इसका भी 1 मोल लीजिए, ये अपने को आइडिया लग गया। नाउ द पॉइंट इज डैट कि 1 मोल का मतलब है ये 100 ग्राम होना चाहिए। अगर ये 100 ग्राम तो ये 56 ग्राम और ये 44 ग्राम। ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना। ग्राम से केजी पे आ जाओ तो 100 केजी भी बोल सकते हैं, तो ये 56 केजी मिलता और ये 44 केजी मिलता। रेशियो वाला काम चल रहा है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप दोनों तरफ लगाइए, बात वही है। तो अगर ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया तो सबको केजी में कन्वर्ट करो। इवन आप बोल सकते हैं 100 मिलीग्राम, 56 मिलीग्राम एंड 44 मिलीग्राम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे ध्यान देते हैं 200 केजी अगर आपने लिए हो 200 केजी अगर आप लाइमस्टोन लिए, मतलब CaCO3 लिया, तो लिटरली इसका डबल अमाउंट मिलना चाहिए था। 2 × 56 kg इतना मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? जिन्होंने CEO पूछा यही मिलना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो जो सैंपल आप ले रहे हैं उसका वेट 200 ग्राम है, बट द पॉइंट इज कि वो इम्प्योर है और उसकी प्योरिटी सिर्फ 95% है। तो क्या 200 पूरा का पूरा प्रोडक्ट दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये दिखने को 200 है, इसका मास वेट 200 है, बट इसमें कुछ कंटामिनेशन प्रेजेंट्स है। तो पहले आप देखो कि एक्चुअल में CaCO3 कितना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 200 का पहले 95% निकाल लिया। 200 का जैसे ही 95% निकाला स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 190 ग्राम, है ना। इसका मतलब कहने को 200 केजी जो आप बोल रहे हैं वो 190 केजी ही है। ये ग्राम की जगह केजी कर लो इसको, ये केजी है। तो 200 होता तो 2 × 56 देता, या 100 होता तो 56 देता। उस लॉजिक से हम लोग कहेंगे अगर आप 100 ग्राम प्योर CaCO3 लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, प्योर ही होना चाहिए। अगर 100 ग्राम प्योर CaCO3 लेंगे तो आपको मिलेगा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसलिए अगर आपने 190 ग्राम लिया, क्योंकि यहाँ यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिटरी मेथड क्यों यूज करना पड़ता है, यहाँ पता चल रहा था कि डबल किया है, ट्रिपल किया, हाफ किया। अगर वो आइडिया नहीं लगेगा तो क्या करोगे? यू हैव टू गो फॉर द यूनिटरी मेथड। नाउ 100 ग्राम से 56, तो 190 से कितना हो गया? 56/100 × 190। ये करेंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरे को लगता है कि कितना आ जाता है 106.4। इट इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। 106.4 kg कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, उसको कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। सो अल्टीमेटली स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। मैंने आपको मेनली एक प्योरिटी वाला, इम्प्योरिटी वाला क्वेश्चन भी करा दिया। सो द पॉइंट इज कि इसके बाद अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में अपन फिर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ओके। तो अभी के लिए लेट्स कंक्लूड द सेशन। फिर लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकोमेट्री पे ही बेस्ड है, क्या केसेस बनेंगे इसमें ये अपन देखेंगे। थैंक यू।